हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के लेट्स क्रैक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज मैं आपको रीजनल इंजरीज के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ। और अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आज मैं रीजनल इंजरी का टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने। थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। अनअकैडमी भारत के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे नीट पीजी के लिए आपको गाइडेंस देंगे, आपको मेंटर करेंगे, आपकी प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग यहाँ पे एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे ये एजुकेटर्स आपकी स्पेशल क्लासेस भी लेंगे। ये स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं, तो ऐसे में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरीज हैं, तो आपको ऑन द स्पॉट उसका सॉल्यूशन, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, समस्या हो, तो आपकी वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इंटर्न्स की बात करूँ तो उनका डेली अलग अलग ड्यूटी आवर्स रहता है, तो ऐसे में वो एक ही टाइम पे क्लासेस के लिए नहीं जा सकते। तो ऐसे में अनअकैडमी काफ़ी हेल्पफुल है। वो जब भी फ्री हो वो हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज की प्रेफरेंस मिलती है। यहाँ पे आप इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तमिल और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में आप यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्विजेज मिलते हैं। इन क्विजेस के थ्रू आप अपनी नॉलेज को आप टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं, तो ऐसे में आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में भी रहते हैं तो ऐसे में आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ लर्न एनी टाइम एनीवेयर। आपको बस करना ही है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए भी यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे LIVEDRAM, अगर आप ये मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर मैं सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूं तो 1 मंथ के लिए जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है, मेरा कोड यूज करके आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऐसे में ये चार्जेस पड़ेगा 4500। 3 मंथ्स की बात करूं तो ये पड़ेगा 11250 का। 6 मंथ की बात करूं तो ये आपको पड़ेगा 18000 का। 12 मंथ्स की बात करूं तो ये आपको पड़ेगा 22500 का। ऐसी में अगर 24 मंथ्स की बात करूं तो मेरा रेफरल कोड यूज करके LIVEDRAM आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और 24 मंथ्स के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस पड़ेंगे, वो पड़ेंगे 27000 रुपीज का। तो ये दोस्तों 2 साल के लिए 24 मंथ्स बहुत अच्छे चार्जेस हैं। एक बार आप लेके जरूर देखिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपसे हमेशा कहते आ रहा हूं, जब भी आप स्टार्ट करें अपनी पढ़ाई तो हमेशा अपने अंदर मोटिवेशन लेके आइए कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। तो चलिए दोस्तों रीजनल इंजरी टॉपिक स्टार्ट करता हूं मैं। रीजनल इंजरी कंसिस्ट ऑफ इंजरी सस्टेन टू वेरियस एनाटॉमिकल रीजन ऑफ द बॉडी। अमंग रीजनल इंजरीज, इंजरी सस्टेन टू हेड इज मोर कॉमन। तो रीजनल इंजरीज के अंदर मैं बेसिकली आपको हेड इंजरी के बारे में ही ज्यादा मैं आपको बताऊंगा, बाद में थोड़ा स्पाइन के बारे में बता दूंगा मैं। तो पहले हेड इंजरीज के ऊपर आता हूं मैं। तो हेड इंजरीज क्या होता है? ये अ मॉर्बिड स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम अ ग्रॉस और सबटाइटल स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द स्कल एंड और द कंटेंट ऑफ द स्कल प्रोड्यूस बाय मैकेनिकल फोर्स। अगर कोई मैकेनिकल फोर्स लगता है स्कैल पे, हेड के कोई कंटेंट पे, जैसे कंटेंट ऑफ द स्कल, तो ऐसे में जो मॉर्बिड स्टेट आएगी, यानी कि काफ़ी जो घातक स्टेट आएगी, उसी को ही हेड इंजरी बोला गया है। अगर इसकी मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, 2 पार्ट में क्लासिफाई हुआ है। जो पहला पार्ट है वो है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ ड्यूरा, हेड इंजरीज आर क्लासिफाइड एज। पहला है क्लोज हेड इंजरी और दूसरा है ओपन हेड इंजरी। क्लोज हेड इंजरी क्या होता है? हेयर द ड्यूरा रिमेन इंटैक्ट,
इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर स्कल इज फ्रैक्चर और नॉट। यहाँ पे जो ड्यूरा रहेगी वो इंटैक्ट रहेगी, भले ही स्कल में फ्रैक्चर हुआ है या नहीं हुआ है। ओपन हेड इंजरी में क्या होगा, यहाँ पे ड्यूरा क्या है वो खुल जाएगा, दैट इज टॉर्न। द ड्यूरा में बी टॉर्न बाय पेनिट्रेटिंग इंजरी, बोन फ्रैगमेंट्स और एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्कल फ्रैक्चर। ओपन इंजरी के अंदर या तो पेनिट्रेटिंग इंजरी हो सकती है, या तो कोई हड्डी का फ्रैगमेंट टूट सकता है, या तो कोई हड्डी फ्रैक्चर हुई है, स्कल जो फ्रैक्चर हुई है उसकी वजह से भी ये चीज हो सकता है। दूसरा पार्ट है डिपेंड ऑन ड्यूरेशन ऑफ अनकॉन्शियसनेस एंड ग्लासगो-कोमा स्केल। आप ग्लासगो-कोमा स्केल के बारे में मेडिसिन में बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन की अगर बात करूं तो पहला टाइप है माइनर। इसके अंदर क्या होता है, जो ड्यूरेशन जो होगा अनकॉन्शियसनेस का उसका होगा लेस देन 30 मिनट्स। अगर आधे घंटे से कम के लिए अगर कोई इंसान बेहोश हुआ है और अगर उसका ग्लासगो-कोमा स्केल 13 से 15 है तो माइनर इंजरी के अंदर आएगा। मॉडरेट इंजरी क्या होता है कि अगर मान लीजिए आधे घंटे से ज़्यादा और 6 घंटे से कम के बीच अगर कोई बेहोश रहा है और अगर उसका ग्लासगो-कोमा स्केल 9 से 12 है तो वो मॉडरेट इंजरी के अंदर आएगा। सीवियर इंजरी वो होती है जब कोई इंसान 6 घंटे से ज़्यादा टाइम तक बेहोश रहता है और उसका ग्लासगो-कोमा स्केल अगर 8 या 8 से कम है तो वो सीवियर इंजरी के अंदर आएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं स्कैल्प इंजरी के बारे में। स्कैल्प क्या होता है, इट इज अ कवरिंग ऑफ हेड एंड एक्सटेंड फ्रॉम द एल्बो eyebrows anterior to superior knuckle line posteriorly and laterally from one temporal line to the another। तो जैसा आप जानते हैं ये जो अपर पार्ट होता है ये स्कैल्प होता है। इस जो स्कैल्प है वो खुद ही में ही एक निमोनिक है। इसकी वेरियस लेयर्स के बारे में आपको बताया तो स्कैल्प इज कंपोज्ड ऑफ, पहला है स्किन, एस से है स्किन, सबसे पहले स्किन आती है, सी से आता है कनेक्टिव टिश्यू, ए से आता है एपोन्यूरोसिस, एल से आता है लूज एरुलर टिश्यू, पी से आता है पेरिक्रेनियम, जिसको हम पेरिओस्टियम के नाम से भी हम जानते हैं। तो चलिए थोड़ा स्कैल्प की इंजरीज के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। फॉलोइंग सॉर्ट ऑफ इंजरीज में बी प्रेजेंट ओवर स्कैल्प। क्या क्या हो सकती हैं, एब्रेशन हो सकता है स्कैल्प में, कंट्यूजन हो सकता है स्कैल्प में, लैसरेशन हो सकता है स्कैल्प में। और जो लैसरेशन होता है वो एक इंसाइज वुंड की तरह शो कर सकता है, और वो भी इसके जो टाइप है, टाइप ऑफ स्कैल्प लैसरेशन आर लीनियर, वाई शेप, स्टाइलेट, क्रूशिएट, पेनिट्रेटिंग या फिर क्रेसेंट। ऐसे शेप की लैसरेशन हम इसके अंदर देख सकते हैं। इंसाइज वुंड हो सकता है स्कैल्प में, एवल्जन हो सकता है। एवल्जन मतलब होता है टीयर ऑफ, मतलब कि कोई पार्ट फट के लटकना, और इसके अंदर पंक्चर वुंड भी हो सकता है। ऐसे ही आईज की इंजरीज भी हो सकती है, इंजरीज टू आईज। रीजनल इंजरी में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंजरीज टू आई, इसके बारे में बात करता हूं आपसे। तो आईज में क्या हो सकता है, ब्लंट फोर्स में कॉज इंजरी टू कॉर्निया, आयरिस, लेंस, विट्रस हेमरेज, डिटैचमेंट ऑफ रेटिना और इवन ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट। तो ब्लंट फोर्स से आईज के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। पेनिट्रेटिंग इंजरी हो सकती है आईज में, ब्लैक आई हो सकती है। ब्लैक आई के लिए मैंने ये अलग से टॉपिक रखा है, इमेज के साथ मैं आपको अभी समझा दूंगा। सब कंजक्टिवाइटल हेमरेज, आईज के अंदर ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो चलिए ब्लैक आई के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं मैं। ब्लैक आई को बोला जाता है पेरी ऑर्बिटल हेमेटोमा। क्या होता है इसके अंदर, इट इज अ ब्रूजिंग ऑफ आई लिड दैट इज पेरी ऑर्बिटल एरिया। इट इज कॉज्ड बाई, किस किस वजह से हो सकता है, या तो डायरेक्ट चोट लग जाए, ब्लड ग्रेविटिंग और शिफ्टिंग डाउनवर्ड फ्रॉम एन इंजरी ऑन फ्रंटल एरिया ऑफ स्कैल्प। अगर मान लीजिए कोई फ्रंटल एरिया में, अगर स्कैल्प के फ्रंटल एरिया में अगर मान लीजिए कोई चोट लगती है तो ग्रेविटेशन की वजह से ब्लड जो है नीचे आने लग जाएगा, उसकी वजह से भी ब्लैक आई हो सकता है। ब्लड एंटरिंग द ऑर्बिट फ्रॉम बिहाइंड और अबव ड्यू टू फ्रैक्चर इन द ऑर्बिट, कॉमन फ्रैक्चर ऑफ द फ्लोर
ऑफ एंटीरियर फोसा ऑफ स्कल। अगर मैं इसको आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा का अगर फ्रैक्चर होता है तो उस वजह से पेरी ऑर्बिटल हेमाटोमा हो जाता है। यानी कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा का अगर फ्रैक्चर होता है तो वो ब्लैक आई कॉज कर सकता है। स्पेक्टिकल हेमाटोमा क्या होता है? हेमाटोमा इन द सॉफ्ट टिश्यू अराउंड द आईज इन आईलिड ऑफ बोथ आईज इज कॉल्ड स्पेक्टिकल हेमाटोमा या फिर रैकून आईज। That is, in other words, black eye on both sides is a spectacle humor. It is usually suggested fracture of base of skull. रैकून आइज के अगर बारे में आपको बताऊं तो ये जो जानवर है इसको बोला जाता है रैकून, इसको बोला जाता है रैकून। तो जो रैकून होता है उसकी आइज की तरह ये लगता है। तो अगर मान लीजिए ये जो ब्लैकनिंग देखी गई है इसी की वजह से ही रैकून आइज यानी कि ब्लैक आई बोला गया है। जैसे आप ये देख सकते हैं ये ब्लैकनिंग हमें यहां पे दिखाई दे रही है। तो जब एंटीरियर क्रेनियल फोसा का जब फ्रैक्चर होता है, ये फ्रैक्चर का साइन है, फ्रैक्चर होता है तो उसकी वजह से रैकून आई या फिर ब्लैक आई देखा जाता है। तो मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक आई क्या होता है? एन इंजरी टू द फ्रंट ऑफ द स्कैल्प एंड दस ड्रेनिंग द ब्लड डाउन ओवर द पेरीऑर्बिटल एरिया। अगर मान लीजिए कोई डायरेक्ट हिट होता है आई ऑर्बिट पे तो क्या होता है, जो स्कैल्प होता है उसकी इंजरी की वजह से जो ब्लड होता है वो पूरा पेरीऑर्बिटल एरिया में आ जाता है। या फिर अगर मान लीजिए डायरेक्ट ब्लो लगने की वजह से अगर स्कल फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर ऑफ स्कल दस ड्रेनिंग ब्लड फ्रॉम ऑर्बिटल रूफ। तो अगर मान लीजिए फ्रैक्चर होता है या कोई इंजरी होती है तो उसकी वजह से जो ब्लड होता है वो पूरा पेरी ऑर्बिटल एरिया में आ जाता है, जिसकी वजह से जो आईज होती हैं वो ऐसे रैकून की तरह ब्लैक हो जाती हैं, ये ऐसे ब्लैक हो जाती हैं। ऐसे रीजनल इंजरी में नेक्स्ट आते हैं हम इंजरी टू ईयर। इंजरी टू ईयर, एक्सटर्नल ईयर में सस्टेन फॉलोइंग सॉर्ट ऑफ इंजरी। इसके अंदर हम क्या क्या इंजरी देख सकते हैं? एब्रेशन, कंट्यूशन, लैसरेशन, चॉप या फिर अवर्जन फ्रॉम रूट, हेमाटोमा ऑफ एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में भी रप्चर ड्यू टू हार्ड एंड ब्लंट इम्पैक्ट एंड कॉज डेफनेस। तो ये सारी चीजें हम ईयर की इंजरी में हम देख सकते हैं। इसके अंदर हमें एक खास बात ध्यान रखनी पड़ेगी, वो है बैटल साइन। बैटल साइन क्या होता है? ये हमारा बैटल साइन, बैटल साइन क्या होता है? जब मिड क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर होता है तो उस वजह से जो ब्रूज होता है वो मेस्टोइड टिप पे देखा जाता है। ये हो गया हमारा मेस्टोइड टिप। तो इस मेस्टोइड टिप पे ब्रूज एट मेस्टोइड टिप, यही है हमारा बैटल साइन। तो जब मिड क्रेनियल फोसा का जब फ्रैक्चर होता है तो जो ब्लड है वो यहां ऐसे एक्युमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कान के पीछे वाला एरिया है यहां पे हमें ऐसा ब्रूजिंग दिखाई देगी। इसी को बोला गया है बैटल साइन। या आप और ज्यादा अच्छे से आप ईएनटी क्लासेस में पढ़ेंगे। यहां पे आप बस इतना ही समझ लीजिए कि जब मिड क्रेनियल फोसा में फ्रैक्चर पाया जाता है, जब वहां पे फ्रैक्चर होता है तो उस वजह से यहां पे ब्रूजिंग देखी जाती, जिसकी वजह से इसको बैटल साइन
यहां पे इस साइन को बैटल साइन बोला गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं इंजरी टू स्कल। अब रीजनल इंजरी के अंदर हम नेक्स्ट आते हैं स्कल की इंजरी में। तो स्कल फ्रैक्चर, स्कल टाइप ऑफ स्कल फ्रैक्चर आर, तो हमें अगर टाइप जानने हैं तो दो पार्ट में डिवाइड है, फ्रैक्चर ऑफ वॉल्ट ऑफ स्कल या फिर फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ स्कल। यानी कि अगर मान लीजिए मैं ऐसे एक स्कल अगर मैं ड्रॉ करूं, अगर मैं स्कल ड्रॉ करूं तो इतना जो एरिया है ये, अगर इतने पार्ट में अगर कोई चोट लगती है तो ये वॉल्ट है। अगर मान लीजिए बेस, ये इतने एरिया में अगर चोट लगती है तो ये हो गया बेस। तो चलिए पहली बात करते हैं हम वॉल्ट के बारे में। तो फ्रैक्चर ऑफ वॉल्ट ऑफ स्कल के अंदर क्या क्या टाइप हैं? लीनियर या फिर फिशर, डिप्रेस्ड जिसको सिग्नेचर भी बोलते हैं, कम्युनेटेड जिसको हम इस मोज़ाइक या फिर स्पाइडर वेब फ्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं, पॉन्ड फ्रैक्चर जो कि ज्यादातर बच्चों के अंदर देखा जाता है, गटर फ्रैक्चर, डायस्टेटिक फ्रैक्चर, परफोरेटिंग फ्रैक्चर या फिर कट फ्रैक्चर। ऐसे ही ये जो बेस है इसके अंदर क्या क्या देखा जा सकता है? लीनियर या फिर फिशर, रिंग, हिंज, लॉन्गिट्यूडनल या फिर सेकेंडरी। ये सारे हमारे बेस ऑफ स्कल के फ्रैक्चर के टाइप हैं। तो चलिए एक एक करके सारे जितने भी फ्रैक्चर हैं इनको हम समझते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं लीनियर फ्रैक्चर। लीनियर फ्रैक्चर को फिशर फ्रैक्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो लीनियर फ्रैक्चर में इन्वॉल्व आउटर और इनर और बोथ टेबल ऑफ द स्कल। जैसे आप जानते हैं कि स्कल दो टेबल से बनी होती है, आउटर टेबल और इनर टेबल। तो ये हो गई हमारी आउटर टेबल और ये हो गई हमारी इनर टेबल। ये हो गई हमारी इनर टेबल। तो या तो आउटर टेबल या फिर इनर टेबल उसमें फ्रैक्चर देखा जा सकता है या फिर दोनों ही टेबल में लीनियर फ्रैक्चर देखा जा सकता है। काफी कॉमन टाइप है ये। सच फ्रैक्चर कैन बी स्ट्रेट और कर्व। ये स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व शेप में भी हो सकती है लीनियर फ्रैक्चर। इन चिल्ड्रन और यंग पर्सन द लीनियर फ्रैक्चर में पास इनटू सूचर लाइन एंड कॉज डायस्टेसिस फ्रैक्चर। ये मैं आके आपको बता दूंगा, उसके लिए मैंने अलग से एक इमेज रखी हुई है। तो ये जो ब्लैक एरो शो कर रहा है ये हमारा हो गया एक लीनियर फ्रैक्चर का ये एक एग्जाम्पल। तो ये आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट आ रही है, तो ये हमारा स्ट्रेट लीनियर फ्रैक्चर का एक एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं डिप्रेस्ड फ्रैक्चर में। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर को हम सिग्नेचर आला फ्रैक्चर के नाम से भी हम जानते हैं। तो व्हेन सीवियर लोकल फोर्स एप्लीकेशन says for example hammer, the fracture bone is driven inward into cranial cavity, thus also called as signature fracture or fracture a la signature, as the pattern resembles that of causative weapon. सिग्नेचर वर्ड इसलिए बोला गया है क्योंकि जो वेपन यूज किया गया है उसका पैटर्न की तरह रिजेंबल करता है, इसलिए इसको सिग्नेचर फ्रैक्चर का नाम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई वेपन है, लॉन्ग वेपन विद स्मॉल स्ट्राइकिंग सरफेस जैसे हैमर है, अगर मान लीजिए कोई लॉन्ग वेपन विद स्मॉल स्ट्राइकिंग सरफेस, अगर कोई ऐसा वेपन है फॉर एग्जाम्पल हैमर, तो ऐसे में जैसे मान लीजिए अगर यहां पे हैमर का इंपैक्ट पड़ा है तो ये एक तरीके से हैमर की शेप में, जो हैमर का जो शेप होगा आगे से एकदम उसकी तरह अपना फ्रैक्चर दिखा देगा। तो इसी को ही डिप्रेस्ड फ्रैक्चर या फिर सिग्नेचर आला फ्रैक्चर बोला गया है। नेक्स्ट आता है कम्युनेटेड फ्रैक्चर। कम्युनेटेड फ्रैक्चर क्या होता है कि
Here the bone is broken into pieces, that is fragmentation of bone occurs. Non-displaced cumulative fracture resemble a spider web or mosaic shape. यानी कि जो फ्रैक्चर है वो छोटे छोटे पीस में फ्रेगमेंट उसके बन जाएंगे, और जब वो छोटे छोटे पीस में जब फ्रैक्चर बनते हैं तो ये मकड़ी के जाले की तरह शो करता है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो फ्रैक्चर है ये ऐसा क्रिस क्रॉस यहाँ पे ऐसा है। नेक्स्ट आते हैं पॉन्ड फ्रैक्चर के बारे में। पॉन्ड फ्रैक्चर आता है बच्चों में देखा जाता है। क्या होता है, हेयर देयर इज अ डेंट या फिर डिम्पल लाइक फॉर्मेशन ओवर द स्कल एंड डेंट रिजेंबल लाइक दैट ऑफ कॉन्केव पॉन्ड। दिस टाइप occurs only in skull of the infant. Due to pliable bone of infant, the force applied produce depression without fracture. The depression of bone is comparable with distortion produced by squeezing a table tennis ball or ping pong ball. जैसे जो इन्फेंट होते हैं उनकी जो बोन होती है वो इतनी मजबूत नहीं होती, थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, तो उसके ऊपर अगर मान लीजिए कोई हार्ड, अगर मान लीजिए हैमर ही अगर ऐसे स्ट्राइक करता है तो ऐसे यहाँ पे एक डिम्पल बन जाएगा, डेंट बन जाएगा। ये डेंट आप उसकी तरह समझ सकते हैं जैसे जो टेबल टेनिस की जो बॉल होती है या जो पिंग पोंग बॉल होती है, अगर आप उसको थोड़ा थंब से दबाते हैं तो उसके अंदर एक ऐसा गड्ढा टाइप का, डेंट टाइप का पड़ जाता है, इसीलिए उसको टेबल टेनिस बॉल या फिर पिंग पोंग बॉल का भी नाम दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि पॉन्ड फ्रैक्चर बच्चों के अंदर ही दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है गटर फ्रैक्चर में। गटर फ्रैक्चर क्या होता है, इट इज फॉर्म व्हेन पार्ट ऑफ द थिकनेस ऑफ स्कल bone is removed so as to form a gutter or furrow in the bone. They are caused when the weapon strikes the skull tangentially, for example glancing bullet injury. Suppose करिए कि ये एक स्कल है, ये मान लीजिए स्कल है, और जो बुलेट आई, मान लीजिए बुलेट है और ये इसको ऐसे टच करते हुए ऐसे चली गई, तो इसकी वजह से जो दरार पड़ेगी, इसकी बुलेट की वजह से जो दरार पड़ेगी उससे क्या होगा, बाहर की जो आउटर टेबल है उसका थोड़ा सा पार्ट फट जाएगा, तो इसी को ही कटर फ्रैक्चर बोला गया है। तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये जो लाइन आ रही है यहीं से ही बुलेट इस डायरेक्शन में आई होगी, जो बुलेट है वो ऐसे इस डायरेक्शन में आई होगी, वो ऐसे स्कल को फाड़ते हुए चली गई है, इसी को ही गटर फ्रैक्चर बोला गया है। नेक्स्ट आते हैं डायस्टैटिक फ्रैक्चर। डायस्टैटिक फ्रैक्चर क्या होता है, हियर द फ्रैक्चर अकर्स अलोंग द लाइन ऑफ द suture ऑफ स्कल, फॉर एग्जांपल कोलोनर suture फ्रैक्चर। Usually occur in children and young adult because of non-fusion of sutures and results in separation of skull suture. क्या होता है, डायस्टैटिक फ्रैक्चर जो होता है वो जो सूचर्स हैं उसी की लाइन में ही देखा जाता है। परफोरेटिंग फ्रैक्चर क्या होता है, परफोरेटिंग जैसे आप नाम से देख सकते हैं, परफोरेट मतलब इसके अंदर परफोरेटिंग मतलब पूरा स्कल को ही परफोरेट करके चला गया है। Here the skull is perforated by a sharp pointed object of bullet. The fracture involve injury to outer and inner table of the skull and shape and size may correspond to the dimension of the offending weapon. यानी कि ये जो शेप है, ये एक तरीके से अगर मान लीजिए बुलेट को अगर फायर किया गया है तो ये बुलेट की ही शेप में यहाँ पे परफोरेटिंग फ्रैक्चर हमें देखने को मिलेगा। तो शेप एंड साइज में करस्पॉन्ड टू द डायमेंशन ऑफ द ऑफेंडिंग वेपन, यानी कि अगर मान लीजिए गोली चलाई गई है तो गोली का जो शेप और साइज होगा उसी के ही साइज का यहाँ पे डायमेंशन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है कट फ्रैक्चर में। These fractures are accompanied with sharp weapon like sword और chopper, यानी कि तलवार से
अगर मान लीजिए कोई स्कल के ऊपर वार करता है, जो तलवार होती है वो एक शार्प वेपन का एक एग्जाम्पल है. फ्रैक्चर इन्वॉल्व्स आइदर आउटर टेबल और बोथ टेबल. If involve both table, it will cause clear cut gap corresponding with the thickness of the blade. If involve outer table, it is labeled as partial cut fracture. इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए उस तलवार ने पूरा ही जो है एक जब धारदार हथियार से अगर हम प्रहार करते हैं तो जो थिकनेस, जो ब्लेड की थिकनेस है उसी के बराबर एक क्लियर कट गैप बन जाएगा. अगर मान लीजिए दोनों ही टेबल को इन्वॉल्व करता है तो ये जो है क्लियर कट गैप बनाएगा. लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ बाहर की टेबल को ही अगर फ्रैक्चर करता है तो उसका एग्जाम्पल, उस केस को हम बोलेंगे पार्शियल कट फ्रैक्चर. तो जैसे आप यहां देख सकते हैं ये एक जो है कट फ्रैक्चर का एग्जाम्पल है. जो तलवार आई होगी वो ये जो दरार है इसी के अंदर स्ट्राइक की होगी. चलिए नेक्स्ट आता है हिंज फ्रैक्चर के बारे में. हिंज फ्रैक्चर क्या होता है? ये इट इज लीनियर फ्रैक्चर दैट passes across the floor of middle cranial fossa, often following the petrous temporal or greater wing of sphenoid bone into petrous fossa on both sides, thus separating the base of skull into two halves. क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा स्कल है, ये आगे नोज हो गई, इधर आईज हो गई. मान लीजिए हम सुपीरियर व्यू से अगर हम देख रहे हैं तो अगर मान लीजिए ये ज़्यादातर बाइक एक्सीडेंट के केस में होता है कि बाइक जा रही है, उसको गाड़ी ने टक्कर मार दी, तो अगर बाइकर जो है हेलमेट नहीं लगाया है तो जब वो गिरेगा रोड पे तो ऐसे बीच में से स्कल को आधा जो है बेस, अगर मान लीजिए बेस ऑफ स्कल जो होगा वहां से उसको पूरा तोड़ देगा. तो जैसे आप यहां देख सकते हैं ये जो बेस ऑफ स्कल है, ये जो बेस ऑफ स्कल है ऐसे इसमें बीच में पूरा दरार पैदा कर दिया है. तो कॉज बाय हैवी ब्लोन और इम्पैक्ट ऑन द साइड ऑफ द हेड, द फ्रैक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर. माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये हो गया हमारा रिंग फ्रैक्चर का एग्जाम्पल, लेकिन जो स्कल है उसको दो हाफ में डिवाइड कर देगा, तो इसलिए ये मान लीजिए एंटीरियर हाफ हो गया, ये हो गया पोस्टीरियर हाफ. तो ये चीज हमारा हिंज फ्रैक्चर कहलाता है. दूसरा आता है रिंग फ्रैक्चर. रिंग फ्रैक्चर क्या होता है? ये मान लीजिए हमारा स्कल है, ये आगे नोज हो गई, ये हो गई हमारी आंखें, तो जो फोरामन मैग्नम है उस एरिया में जो है फ्रैक्चर कॉज कर देगा. तो दिस इज अ फीचर फ्रैक्चर दैट अकर्स अराउंड द फोरामन मैग्नम इन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा. फोरामन मैग्नम के अराउंड ये फ्रैक्चर कॉज कर देगा. इट अकर्स ड्यू टू फॉल फ्रॉम हाइट एंड अ पर्सन लैंडिंग ऑन द फीट और बटक. उसकी वजह से हो सकता है, मान लीजिए बहुत ज्यादा हाइट से अगर कोई इंसान गिरा है तो उस केस में अगर कोई इंसान लैंड करता है फीट पे या बटक के उससे, तो जो जितना भी फोर्स है वो जो है पूरा स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए उसके फोरामन मैग्नम के पे पड़ेगा, जिसकी वजह से वो पूरा एरिया में फ्रैक्चर हो सकता है. सीवियर इंपैक्ट ऑन द वर्टेक्स डेट में ड्राइव द स्कल डाउनवर्ड इन द स्पाइनल कॉलम. अगर मान लीजिए कोई ऊपर से अगर कोई मान लीजिए बहुत भारी या बहुत फोर्सफुली अगर प्रहार करता है तो उसकी वजह से भी स्कल जो है स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा सा स्कल डाउनवर्ड ऑन द स्पाइनल कॉलम, तो उसकी वजह से भी रिंग फ्रैक्चर आ सकता है. जैसे यहाँ पे हाइट से गिरने की बात आई तो इसके अंदर आपको दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी. अगर कोई इंसान लेस देन 5 स्टोरी बिल्डिंग से गिरता है, बिल्डिंग से अगर गिरता है या कूदता है वो, तो प्रेशर पड़ेगा फीट पे एंड गोज अप and cause lumbar fracture. Pressure from
feet goes up and cause lumbar fracture। अगर मान लीजिए कोई मोर देन 5 स्टोरी बिल्डिंग से अगर कोई कूदता है तो प्रेशर फ्रॉम फीट गोज अप एंड रीचेस फोरामेन मैग्नम, तो उसकी वजह से क्या होगा, रिंग फ्रैक्चर देखा जाएगा। प्रेशर फ्रॉम फीट गोज अप एंड रीचेस फोरामेन मैग्नम, इससे क्या होगा, रिंग फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, लीनियर फ्रैक्चर स्ट्रेट या फिर कर्व शेप में भी देखा जा सकता है। कम्यूटेड फ्रैक्चर छोटे छोटे फ्रैगमेंट में टूट जाएगा। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मान लिया हैमर से जो है स्ट्राइक किया गया है, तो अगर मान लिया हैमर से स्ट्राइक किया होगा तो ये हैमर की शेप का फ्रैक्चर हमें दिखेगा। ऐसे ही हिंज फ्रैक्चर, जब बाइक से अगर कोई गिरता है, मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर बोला जाता है, तो जो स्कल है उसको 2 हाफ में डिवाइड कर देगा, ये एंटीरियर हाफ और पोस्टीरियर हाफ, इसको हिंज फ्रैक्चर बोला जाता है। रिंग फ्रैक्चर फोरामेन मैग्नम के अराउंड देखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्कल फ्रैक्चर की। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ब्रेन में इंजरी देखी जा सकती है इससे, इंट्राक्रेनियल हेमरेज देखा जा सकता है इस चीज से, फ्रैक्चर ऑफ एंटीरियर क्रेनियल फोसा में इन्वॉल्व फ्रंटल, इथोमाइडल एंड स्फेनाइडल एयर साइनसेस, वो इफेक्ट कर सकता है। इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन हो सकता है जैसे मेनिंजाइटिस या फिर एंसेफेलाइटिस। क्रेनियल न्यूमेटोसील हो सकता है, क्रेनियल नर्व इंजरी हो सकती है, ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी इसके अंदर हो सकता है, सीएसएफ ओटोरिया इसके अंदर देखा जा सकता है, कोमा भी हो सकता है, सेरेब्रल इडिमा भी इसके अंदर हो सकता है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल टेंशन भी हो सकता है, और इसके अंदर जो लास्ट है वो डेथ भी इसके अंदर हो सकती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्राक्रेनियल हेमरेज। इंट्राक्रेनियल हेमरेज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। पहला है एक्स्ट्राड्यूरल, इसको एपिड्यूरल के नाम से भी जाना जाता है, सब ड्यूरल, सब एरेक्नोइड और इंट्रासेरेब्रल। अगर मैं इसको शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो एक्स्ट्राड्यूरल जो है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की वजह से देखा जाता है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरीज की वजह से एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज देखा जाता है। सब ड्यूरल जो है ब्रिजिंग वेन की वजह से देखा जाता है। सब एरेक्नोइड जो है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी की वजह से देखा जाता है, एंटीरियर। आर्टरी की वजह से होता है। सेरेब्रल जो है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की इंजरी की वजह से होता है। तो दोस्तों इसके लिए एक निमोनिक है, वो है MBA कोर्स, MBA कोर्स। इस निमोनिक को मैं समझा देता हूं। एक्स्ट्राड्यूरल में M आए तो M से हो गया मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, B से होता है ब्रिजिंग वेन्स, A से एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और कोर्स है सेरेब्रल आर्टरी। आप मिडिल सेरेब्रल आर्टरी बोलो, लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन में उतना स्पेसिफिक नहीं पूछा गया है तो आप सेरेब्रल आर्टरी भी बोल सकते हैं। तो एक्स्ट्राड्यूरल के लिए हो गया मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, सब ड्यूरल के लिए हो गया ब्रिजिंग वेन, सब एरेक्नोइड से हो गया एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इंट्रा सेरेब्रल के लिए हो गया मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। तो चलिए एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं। पहला है एक्स्ट्राड्यूरल, इसको हम एपीड्यूरल के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मेनिंजियल आर्टरी की वजह से देखा जाता है। तो ये हो गया हमारा स्कल, ये हो गया ड्यूरा, बीच में पाई जाती मेनिंजियल आर्टरीज। तो अगर मान लीजिए स्कल में फ्रैक्चर होता है तो ये जो मिडिल मेनिंजियल आर्टरीज हैं ये टॉर्न यानी कि फट जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा।
ये बहुत अच्छे से आप जो है सर्जरी और मेडिसिन जैसे टॉपिक के अंदर आप पढ़ेंगे। रेडियोलॉजी के अंदर आप उसके जो सिटी स्कैन रिपोर्ट है उसका आप समझ जाएंगे। इसके अंदर आपको बस इतना ही समझना है कि एपिड्यूरल किसकी वजह से होता है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की वजह से। नेक्स्ट आता है सब ड्यूरल। तो जैसे मैंने आपको बताया था सब ड्यूरल जो है ब्रिजिंग वेन की वजह से होता है। ब्रिजिंग वेन की वजह से देखा जाता है। तो क्या होता है, ये हो गया हमारा स्कल, ये हो गया ड्यूरा, और ड्यूरा और ब्रेन के बीच में ब्रिजिंग वेन्स पाई जाती हैं। तो अगर मान लीजिए ग्लाइडिंग मूवमेंट बिटवीन ड्यूरा एंड स्कल, अगर मान लीजिए कोई ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है जिसकी वजह से ब्रिजिंग वेन रप्चर हो जाती है, तो उस वजह से क्या होगा, ब्रिजिंग वेन की फट जाने की वजह से, रप्चर हो जाने की वजह से जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा यहाँ पे, और उसी को बुलाते हैं सब ड्यूरल हीमाटोमा। तो ये जितना भी ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हैं ये पूरा है SDH का इमेज। ये हो गया आपका सब एरेक्नॉइड, ये हो गया आपका जितना भी ये पोर्शन है, ये हो गया पूरा सब एरेक्नॉइड, ये सब एरेक्नॉइड। जैसे मैंने आपको बताया था सब एरेक्नॉइड जो है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी की वजह से, कि ब्रेक यानी कि टॉर्न होने की वजह से ये चीजें देखी जाती हैं, सब एरेक्नॉइड हेमरेज। ऐसे ही इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज जो मैंने आपको बताया था कि ये आपका मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की वजह से देखा जाता है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की वजह से देखा जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट आते हैं क्रूप और काउंटर क्रूप। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या होता है इसके बारे में समझा देता हूं मैं। क्रूप इंजरी और क्रूप कंट्यूजन refers to injury that occurs at the site of impact, while counter croup contusion or injury refers to injury that occurs opposite to the point of impact. तो चलिए इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूं। सपोज करिए ये इंसान है, ये इसके अंदर का ब्रेन। तो अगर मान लीजिए ये किसी जो है स्टेशनरी, ये मान लीजिए यहाँ पे कोई दीवार है या कोई यहाँ पे साइन बोर्ड है, रोड से जाता साइन बोर्ड है, और अचानक से इसका सर इससे टकराता है। टकराने से क्या होगा, सिंस जो ब्रेन है वो हमारी मेनिंजियल लेयर के अंदर कवर्ड है, प्रोटेक्टेड है, तो उसको एक शॉक लगेगा, शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह वो काम करता है। तो जैसे ही ये टकराया तो सर तो चल रहा है, यानी कि इंसान चल रहा है, उसके साथ साथ सर चल रहा है, सर के अंदर ब्रेन भी मूवमेंट शो कर रहा है। तो जैसे ही ये इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से टकराएगा उसकी वजह से क्या होगा, स्कल यानी इंसान तो वहीं रुक गया, लेकिन जो स्कल है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से ऐसे आगे स्कल से ऐसे टकरा जाएगा। तो जब ब्रेन ऐसे यहां से टकराया तो ये पार्ट हो गया क्रूप को। तो जब ऐसे यहां पे से टकराया तो एक बाउंसिंग फोर्स, ब्रेन जो है एक तरीके से आप जेली समझ लीजिए, जो ये जेली है आगे स्कल से टकरा के ये रिबाउंड हुई, रिबाउंड होके जब स्कल जो ब्रेन है वापस आया तो ये ब्रेन इससे वापस टकराएगा। तो जस्ट अपोजिट साइड में जब ब्रेन में इंजरी हुई तो इसको बोलेंगे काउंटर क्रूप। काउंटर क्रूप। तो चलिए थोड़ा सा इसको समझाता हूं। व्हेन अ मूविंग हेड, यानी कि जब इंसान चल रहा है तो मूविंग हेड स्ट्राइक द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, देन मूविंग स्कल इज सडनली स्टॉप बाय द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही ऐसे साइन बोर्ड से जो कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उससे टकराया तो जो स्कल है वो तो तुरंत रुक गया, द स्कल स्टॉप्स, बट ब्रेन विद इन द स्कल मूव्स for a brief period and hit the skull internally. तो अगर आप ब्रेन को अगर आप जेली समझ लो तो जैसे ही स्कल तो रुक गया,
लेकिन जेली जो है थोड़ा सा इंटरनली यहां पे ऐसे टकरा जाएगा. दस ब्रेन विल सफर इंजुरी ऑन अपोजिट साइड, सच इंजुरी इज कॉल्ड एज काउंटर क्रूप. यानी कि जब ये ऐसे टकराया तो वो चीज एक तरीके से क्रूप, और जब अपोजिट साइड में जब वो टकराया तो उसको काउंटर क्रूप बोलेंगे. Abrupt deceleration of a moving head is characterized by relative injury at the site of impact and an extensive contusion of the brain remotely, usually opposite to the point of impact. इसको बोलेंगे काउंटर क्रूप. यानी कि इंजुरी जहां पे लगी, इंजुरी एट द साइड ऑफ इम्पैक्ट, एट द साइड ऑफ इम्पैक्ट उसको बोलेंगे क्रूप, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट साइड में, अपोजिट टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, उसको बोलेंगे काउंटर क्रूप. नेक्स्ट आता है बॉक्सर इंजुरी में. बॉक्सर इंजुरी को हम पंच ड्रंक सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं. पंच यानी कि बॉक्सर जब मुक्का मारते तो इसलिए पंच. ड्रंक मतलब यानी कि जब इंसान जब बहुत ज्यादा पी लेता है तो उसकी वजह से जो एक जो है अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेटेड पर्सन का जो सिम्टम्स आएंगे वो, और सिंड्रोम. मुक्का मारने से ड्रंकन पर्सन की तरह जो सिम्टम्स आएंगे, इसलिए पंच ड्रंक सिंड्रोम. तो चलिए थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूं. इट इज द क्रोनिक चेंजेस इंड्यूस इन द ब्रेन दैट कंसर्न मोर. रिपीटेड ब्लोन इन द बॉक्सिंग ओवर हेड इंड्यूस ट्रॉमेटिक एंसेफेलोपैथी. यानी कि बार बार मुक्का मारने से, रिपीटेड ब्लोइंग इन द बॉक्सिंग, बार बार हेड पे मुक्का मारने से ट्रॉमेटिक एंसेफेलोपैथी होता है. इसी को बोलते हैं पंच ड्रंक सिंड्रोम. क्या होता है इसमें? दिस सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इस सिंड्रोम में क्या क्या पाया जाता है? डिटेरियोरेशन स्पीच एंड कोऑर्डिनेशन, स्लर्ड स्पीच. जब कोई इंसान बहुत ज्यादा शराब पी लेता है तो उसकी भी जो है स्पीच है वो स्लर यानी कि थोड़ी सी बेवरो जैसी स्पीच होने लग जाती है. डिफेक्टिव मेमोरी, ज्यादा अच्छे से याद नहीं रख पाता है. स्लो थॉट्स, स्टिफ लिम्स, एटेक्सिया, अच्छे से चल नहीं पाता है. अनस्टेडी गेट, पार्किंसनिज्म लाइक डिमेंशिया. तो इन्हीं सब की वजह से लगेगा कि इंसान दारू पी के रखा हुआ है, इसीलिए मुक्का मारने से ये जो सिम्टम्स आए, इसलिए इसी का नाम दिया गया पंच ड्रंक सिंड्रोम. ब्रेन में शो कॉर्टिकल एट्रोफी, हाइड्रोसेफेलस, परफोरेशन ऑफ द सेप्टम पैलिसिडम एंड लॉस ऑफ न्यूरॉन्स फ्रॉम सेरेबेलम एंड सबस्टेंशिया नाइग्रा. नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्यूजन ऑफ, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्यूजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. यानी कि हम अब रीजनल इंजुरी के अंदर हम स्पाइनल कॉर्ड की इंजुरी के बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो कंट्यूजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कॉज टेम्पररी पैरालिसिस इफेक्टिंग द अपर एंड लोअर extremities of bladder and bowel. The paralysis is temporary and occurs in about 48 hours. Such type of lesion occurs commonly in the railway or motor collision and also called as railway spine. क्या होता है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बोलूं कि कोई रेलवे पे एकदम अपर बर्थ में कोई सो रहा है, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, डिरेल्ड हुई ट्रेन, तो जो बोगी जो डीरेल हुई उसके ऊपर जो अपर बर्थ में जो इंसान सो रहा था, वो जो डीरेल होने की वजह से वो नीचे गिरेगा. नीचे गिरने से उसके स्पाइन में चोट लगेगी. इसी की वजह से ही ये ज़्यादातर रेलवे एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको रेलवे स्पाइन का नाम दिया गया है. तो अगर मैं बोलूं कंट्यूजन, कंकशन ऑफ स्पाइन को हम बोलते हैं रेलवे स्पाइन. ऐसे ही हमें एक दो टर्मिनोलॉजीज के बारे में और ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे डिफ्यूज एक्सोनल इंजुरी. ऐसे एक है डिफ्यूज एक्सोनल इंजुरी. डिफ्यूज एक्सोनल इंजुरी क्या होता है दोस्तों, कि जब व्हाइट मैटर, जो ब्रेन के अंदर जो व्हाइट मैटर होता है, उसके एक्सोन के अंदर जब इंजुरी आ जाती तो उसी को डिफ्यूज एक्सोनल इंजुरी बोलते हैं. तो दीज आर एक्सोनल इंजुरी ऑफ व्हाइट
मैटर ऑफ ब्रेन। इसके अंदर टेम्परेरी अनकॉन्शियसनेस देखा जाएगा, टेम्परेरी अनकॉन्शियसनेस देखा जाएगा। यही जो एक्सोनल जो हैं, जो टूटे हुए एक्सॉन्स हैं, ये आपस में एक्युमुलेट होके रिट्रैक्शन बॉल बनाते हैं। आपको बस रिट्रैक्शन बॉल आपको याद रखना है। तो ब्रोकन एक्सॉन्स, जो ब्रोकन एक्सॉन्स हैं, एक्युमुलेट आपस में इकट्ठा हो जाएंगे टू फॉर्म रिट्रैक्शन बॉल। अब जैसे हमने यहां पे रेलवे स्पाइन पढ़ा है, तो ऐसे ही एक वर्ड और है, वो है ड्यूरेट हेमरेज। ड्यूरेट हेमरेज मैं यहां ले देता हूं। ड्यूरेट हेमरेज क्या होता है कि कंकशन ऑफ मिड ब्रेन प्लस पॉन। जब मिड ब्रेन और पॉन्ड्स के अंदर कंकशन देखा जाता है तो उसको ड्यूरेट हेमरेज बोला जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं पे एंड करता हूं। आज मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई, जैसे हेड इंजरी के बारे में मैंने आपको बताया, स्कल फ्रैक्चर्स के मैंने काफ़ी सारे आपको बताया, क्रूप, काउंटर क्रूप, जो है रेलवे स्पाइन, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, और जो है मैंने आपको जो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, सब ड्यूरल हेमरेज, सब एरेक्नोइड हेमरेज, इंटरसेरेब्रल हेमरेज, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया मैंने। तो आज की वीडियो में यहीं पे एंड करता हूं। एंड करने से पहले, समवन सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड ए ट्री अ लॉन्ग टाइम एगो। इसका मतलब यही है कि आपकी, अगर आप अभी मेहनत करते हैं तो ये मेहनत आपको पूरी जिंदगी आपको मदद करेगी। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप अभी ये जो 10 महीने बचे हैं, अगर आप अपना ये 10 महीना अच्छे से जी जान लगा लेते, एकदम अच्छे से हार्ड वर्क करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो आप जो है नीट पीजी बहुत अच्छी रैंक से क्वालिफाई कर जाएंगे, और उसके बाद आपका फ्यूचर जो है काफ़ी अच्छा ब्राइट रहेगा, क्योंकि आपने मेहनत से ये चीज़ क्वालिफाई की है। तो इसलिए इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई प्लांट की शेड में अगर अभी बैठा है तो उसने वो प्लांट काफ़ी टाइम पहले उसने जो सीड है वो बोया होगा, तभी आज उसकी छांव में बैठा है। तो दोस्तों एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अनअकैडमी का जो लेट्स क्रैक नीट पीजी चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करिए, इसके बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी नई नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, इससे हमारी कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक बटन को प्रेस करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। भूलिएगा नहीं दोस्तों, मेरा जो रेफरल कोड है वो है LIVEDRAM। अगर आप ये रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो इसके चार्जेस हैं 30,000 रुपीज, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे LIVEDRAM तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज का सिर्फ। ऐसी दोस्तों अगर मैं बात करूं 12 मंथ्स की, तो अगर 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं LIVEDRAM तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये आपको पड़ेगा 22,500। तो दोस्तों एक साल के लिए 22,500 रुपए और 2 साल के लिए 27,000 रुपए बहुत ही अच्छे चार्जेस हैं। एक बार आप लेके जरूर देखिए सब्सक्रिप्शन, आपको 100% आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्लासेस आपको मिलती हैं ऐप के अंदर वो सारी लाइव होती हैं। तो आपको क्लास के अंदर जाके अपना ट्रैवलिंग टाइम को वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं आज के टाइम पे कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, तो ऐसे में आपको क्लासेस, भीड़ भाड़ वाली क्लासेस में आपको बैठना नहीं पड़ेगा। आप अपने घर में सेफली कंफर्टेबली बैठ के आप जो है लाइव क्लासेस ले सकते हैं। आप अपने डाउट वहीं पे पूछ सकते हैं, आपकी जितनी क्वायरीज हैं आप वहीं पे ही आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो दोस्तों बहुत अच्छा
बहुत अच्छी चीज़ है ये कि आप अपने घर में ही कंफर्टेबली बैठ के, आप सेफली बैठ के आप एकदम ही अपनी नीट पीजी की प्रिपरेशन बिना किसी दिक्कत के आप कर ले जाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा मैं, तब तक के लिए थैंक यू।